मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राधिका खेड़ा का। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और एक तरफ है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तो सबसे पहले आजादी के इस अमृत काल में आज की शुरुआत में जय हिंद के नारे के साथ करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी लगाएं जय हिंद। और इस नारे की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजादी का यह अमृत काल है, और इस अमृत काल में विश्व वाली सियासत कौन कर रहा है? सुधांशु त्रिवेदी सबके निशाने पे आप है। आप तिरंगा फहराने का आह्वान करते हैं तो कहा जाता है कि आपका गुप्त एजेंडा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराते हैं तो कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूं। यह सब कुछ डराने के लिए, गुप्त एजेंडे के लिए है। आपके 60 सेकंड। देखिए, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे करने जा रहे हैं। तो इस अमृत काल में निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर भारतीय के मन का यह भाव है कि स्वतंत्रता के अंदर अपने तंत्र में स्व की अभिव्यक्ति कैसे हो, और यदि कैसे हो तो करना है तो तिरंगे के ये तीनों रंग लगता है जैसे मन सा वाचा कर्मणा, हमारे मन में जो राष्ट्र भक्ति और भारत माता के प्रति समर्पण का भाव है उसे अभिव्यक्त करते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये तो एक मौका था उस पार्टी के पास जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर क्लेम करते हैं। उन्हें तो सबसे आगे आकर कहना चाहिए था कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में तो हम लीड लेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आप तो ईडी का छापा डलवा रहे हैं इनके यहां पर। अब अमृत महोत्सव में यदि लोगों ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस अपने आप में भारत का एक विचित्र केस है। सामान्यतः नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि सरकार में आने के बाद जनता के धन से भ्रष्टाचार किया। यहां आरोप यह है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की एक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। और कौन संस्था जिसके बारे में कहा था इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर स्थापित की थी, उस संस्था का अधिग्रहण करने का आरोप लगा है। यह ऐसा विचित्र आरोप है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह भी विचार करने का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की बनी संस्था का क्या उसी की पार्टी के नेताओं के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है? ठीक है, मैं राधिका खेड़ा आपका रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, आपकी समस्या क्या है कि आपके यहां ईडी की कार्रवाई हो रही है इसलिए आप तिरंगा यात्रा में नहीं जा सकते? राहुल गांधी और सोनिया जी से पूछताछ हो रही है इसलिए आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा सिर्फ नहीं लगा सकते, क्यों? सबसे पहली बात तो अगर ये अमृत काल है, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद अमृत काल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये अमृत काल तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने विश पिया था? अमीश जी, गांधी जी उनमें से एक थे। वही गांधी जी जिनके लिए इनकी सांसद, अब तो ये भी संसद में है और खुद सांसद है तो इन्हीं की कलीग कहूंगी मैं, चाहे राज्यसभा और लोकसभा का अंतर है, लेकिन वही महिला है जो गांधी जी के लिए ही अपशब्द बोलती है। वही महिला है जो इस देश के माटी के पुत्र जिन्होंने अपनी जान नौशावर कर दी 9/11 के समय पे। क्या बोला था उसके लिए? क्या बोला था? बोला था कि मेरा क्या कहा था उन्होंने कि मैंने श्राप, हाँ जी, श्राप लगा है हेमंत करकरे जी को, अमर शहीद हेमंत करकरे। क्या इस तरीके से भारत का अमृत काल, स्वतंत्रता दिवस का अमृत काल मनाया जा रहा है? अरे गांधी जी से आपको इतनी घृणा है? चलिए, वो तो देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे और आप वहां पे बैठ के माफीनामे लिख रहे थे, घृणा समझ आती है। लेकिन हेमंत करकरे जी से क्या इतनी दुश्मनी थी? ये कैसा अमृत काल है जहां पे उनकी सांसद वो महिला है और आज तक सिर्फ मोदी जी उनको माफ नहीं कर पाए हैं, आज तक अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया है। दूसरी बात, तो क्या एक सांसद की गलती के कारण, क्योंकि उस सांसद ने गलती करी, क्या उस सांसद की गलती के कारण देश को अमृतकाल नहीं मनाना चाहिए? कांग्रेस इस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। सोनिया गांधी माफी मांगो। एक आदमी ने जो अपशब्द गलती से बोल दिया था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, किसने ये सारा हंगामा किया था? सोचा था कि वहीं पे सास भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग हो रही है, कैमरा देखते स्मृति जी बोलने लगे सोनिया गांधी माफी मांगो। क्यों? क्या उस इंसान की गलती, जो गलती मैंने स्मृति का इंटरव्यू किया, वाले वही स्मृति ईरानी, काश जो पाठ आज आपके चैनल में जो आप वही मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला सोनिया गांधी गुस्से में तमा गई और मुझे बोला डोंट टॉक टू मी। वही स्मृति ईरानी जो झूठ बोल रही है आपको। देखिए, स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलग तरीके का लगाव है, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेसियों के भी इंटरव्यू करते और वो सांसद साहिबा आपको बताती किस तरीके से इनके पूरे सांसदों ने सोनिया जी को घेर लिया था। नहीं बात करना चाहती वो, लेकिन आपने ईडी पर जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए सुधांशु जी, एक शिकायत कांग्रेस पार्टी की जो आपसे है,
मैं आपको शिकायत बताता हूं बतौर पत्रकार। उनकी शिकायत यह है कि आप बाइक रैली में बुलाते हैं, सुबह शाम को आप ईडी का छापा डलवा देते हैं। सुबह आप कहते हैं कि आइए महंगाई की बहस में पार्टिसिपेट करिए, फिर आप कहते हैं कि ईडी आपके घर जाएगी, फिर आप पुलिस लगवा देते हैं। अब ये प्रदर्शन ना करें, सड़क पर ना लेटे तो क्या करें बताइए। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, पहला तो राधिका जी ने गांधी जी पर इतना भारी प्रवचन दिया, मगर राहुल गांधी ने जो डीपी लगाई उसमें गांधी थे कि नेहरू थे? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम है। ये इनकी हकीकत है। ये दिख गया कि परिवार ही दिखेगा, गांधी तो सिर्फ नाम के लिए। मेरे सवाल का जवाब, आप दूसरी सुबह बाइक रैली, नहीं, शाम को ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। एक मिनट, इन्होंने कहा कि सोनिया जी के लिए कहा गया कि वो माफी मांगे, गैर हिंदी भाषी थे इसलिए उनसे गलती हो गई। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टियों के वालों को कहना चाहिए, सोनिया जी को कहना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी से, मैं तो इटली भाषी थी, मैंने तो 30 साल तक कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने सीखकर ऐसी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। तुम कैसे कह सकते हो दिल्ली में इतने साल रहने के बाद बंगाली भाषी होके कि मैं गैर हिंदी भाषी था? इसे कहते हैं बचकाना और वाहियात बचाव का करने का तर्क। अब आइए ईडी के ऊपर। यहां मैं कहना चाहता हूं, यह नेशनल हेराल्ड का केस कब शुरू हुआ? हमारे जमाने में शुरू हुआ क्या? अक्टूबर 2013। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। कहां से शुरू हुआ? किसी सरकारी एजेंसी ने शुरू किया? न दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेयल दाखिल हुई और उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसलिए शुरू हुआ। जो इनको बेल लेनी पड़ी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को, किसके कहने पे? दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे। अब बताइए साहब, शुरू हुआ आपके जमाने में, कोर्ट से कहने पे आपको बेल लेना पड़ रहा है। ईडी ने बुलाया आपके जमाने में, पर ईडी ने बुलाया आपके जमाने में। अच्छा ये बताइए, कोर्ट के निर्देश पर ही तो ईडी काम कर रहा है ना। और यहां पर एक और मामले में बड़ा बेहतरीन मामला है भारत के इतिहास का। जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक गई, डूब गई 90 करोड़ के कर्जे में, जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। ये किसके गले के नीचे उतरता है समझा जा सकता है। ईडी का जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, उसको आप आजादी के अमृत काल के अंदर आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विश बीजेपी क्रिएट कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तो कोर्ट निर्धारित हुआ। कोर्ट ने जब आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, आपको बेल लेना पड़ा, जांच में रोक नहीं लगाई। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लीगली इसको फाइट करिए? दो चीजों का जवाब दूंगी, लेकिन आप इसको पॉलिटिकली फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक बचकाना और वाहियात तरीका जो यहाँ पे देखने को मिला इस चीज से बचने के लिए कि गांधी जी का अपमान क्यों हुआ, हेमंत करकरे का अपमान क्यों हुआ। अगर हमने नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री है, और मैं कहती हूँ हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। लेकिन आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियोस भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से कांग्रेस ने दिया है। एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। नहीं, पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं, हमें अच्छा, तारीख बताइए। अगर मैं ये बता दूंगी नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, आप ये बताएंगे हेमंत करकरे को अपमानित करने वाले, ठीक है, पहले उसका भी जवाब देता हूं। क्यों पहले ये बताइए, आज भी क्यों इनके सांसद बनी? मैं जवाब देता हूं, सुनिए। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर, क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी अच्छा। थी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी
और मोदी जी अच्छा। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के अमीश नेता जी, नहीं। ठीक है, अमीश एक जी, सेकंड, आई एक टेक ऑब्जेक्शन। आपने जब इस शुरुआत करी प्रोग्राम की, आपने क्या कहा था? आप देश के स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोल रहे थे और आपने जय हिंद से अपना प्रोग्राम की शुरुआत करी, और ये यहां बैठे जय हिंद जो हम बोल रहे थे, इस देश के एक एक वोटर की आज उन्होंने इतनी बुरी बेइज्जती करी है आपके चैनल पे, और ये कह के कि क्यों चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि चुना हुआ तो सिर्फ मोदी जी को है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इससे पहले आज तक इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वो इस देश की जनता ने नहीं चुना है, तो आपने स्वयं देश की जनता को ही चांटा मार दिया। कितनी बेइज्जती करोगे अरे देश की पहली जनता बार की? कैसे बने थे? अब आपने पहली मुझे बार कहा अटल था, जी मैं आपके बीच में नहीं सुन के बोलूं। आए। अब अब आप सुनिए, बताइए ना, सुनिए, राज- पटेल जी की इन्होंने चर्चा करी रा- तो राधिका- ये भी बताते कि पटेल जी ने इन्हीं के आरएसएस, इनके संगठन को बैन किया, वही संगठन जिसने 52 ईयर्स ना राष्ट्र ध्वज को अपने वहां पे होइस्ट किया, और आज भी आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, और ना ही मोहन भागवत जी ने डीपी नहीं बदली है। उनको इतनी तकलीफ क्यों है देश के तिरंगे से? अच्छा, मैं एक सवाल को मैं ओपन करता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी के पास जाता हूं और प्रोफेसर रागी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी, आप देख रहे हैं इस अमृतकाल में सियासी विषय इस तरह का है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है और अगर वो कार्रवाई गलत है तो कोर्ट उसको रोकेगा, अगर तिरंगा बाइक रैली होती है तो उसको लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्यों? क्या भरोसा खत्म हो गया है नेताओं का आपस में? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स तो इस पे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश की तिरंगा हमेशा शान रहा है, जन जन की शान रहा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, झोपड़ियों पर भी तिरंगे लगाए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। छोटे छोटे मोहल्लों में, झुग्गियों पर, सब जगह गरीब लोग दुकानों पे लगाते हैं, अपनी दुकानों के सामने रोलियां बनाई जाती हैं 3-3 रंग की। सब सम्मान करते हैं तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन ये जो सवाल करते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये अब बीजेपी कर रही है, हर किसी से कर रही है कि हम तो तिरंगा उठा रहे, तुम तिरंगा नहीं उठा रहे। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब तिरंगा उठाने पर गोलियां मार दी जाती थी, जब तिरंगा उठाने पर जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय आप तिरंगे के विरोध में थे। आप कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं फहराते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी गलती सुधारी है। एक सेकंड, गलती सुधारी है, एक सेकंड मुझे मैंने बोल दीजिए। गलती सुधारी, आप अपना, आप लोग जो कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी गलती, पाप, सब कुछ सुधारा है, ये अब तिरंगा फहराने लगे हैं। लेकिन अगर ये तिरंगा फहराने लगे हैं तो आपको तिरंगा बाइक रैली में जाने से किसने रोका था? कितने सांसद गए थे? किसकी बाइक रैली थी? सांसदों की बाइक रैली में जाएंगे। सब सांसदों की बाइक रैली है। इन्होंने कहा है कि 3 दिन तिरंगा फहराएंगे, हमारी पार्टी 6 दिन फहरा रही है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। समाजवादी सांसद कह रहा है संविधान में जरूरी थोड़ी है तिरंगा फहराना। का हर कार्यकर्ता अपने घर पर प्रोफेसर तिरंगा रागी, फहराएगा। प्रोफेसर 6 दिन तक ये पार्टी का आदेश है। प्रोफेसर रागी, ये मूलतः कांग्रेस इटालियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मत कहिए इसे। एक इटली की नेशनल थी जो भारत की नेशनल जो भारत के जो सिटीजनशिप है बहुत बाद में ली, और वो आकर के इस देश का नेतृत्व करना शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी का। तो उनके मन में न इस देश की संस्कृति के प्रति कभी भाव रहा, न इस देश की सभ्यता के प्रति कोई ऐसा भाव रहा। वो शुरू से ही इस सत्ता के ये जो लाशा होता है ना, उससे हमेशा चिपकने की कोशिश करती रही। बार बार ये कहा जाता है कि आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, शायद इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं फहराया वैसे? सुन लीजिए मेरी बात, जी। सुन ले, दोनों बातों का मैं बात बहुत गंभीरता से आज जवाब दूंगा। देखिए, आरएसएस शुरू से ये मानता रहा था कि इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो भगवा होना चाहिए। भगवा इसलिए कि भगवा, प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बदतमीजी मत कीजिए। नहीं, बदतमीजी मत कीजिए। आप चेंज हो गया। सुन लीजिए मेरी बात, हम सबका जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, बीच में आप मत बोलिए। नहीं, मैं बीच में सुन लीजिए। इसलिए इस देश के नौजुवक हैं सारे लोग, भगवा हमारी देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे भगवान राम का ध्वज हो, चाहे वो अर्जुन का ध्वज हो, हनुमान जी का ध्वज हो, ये हमारा प्रतीक रहा है। उसके प्रति एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है। और मैं एक और बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर भी इसके बारे में चाहते थे, लेकिन उन्होंने हम कहा था कि मैं जाऊंगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर आना, तुम लोग इसके लिए प्रदर्शन करना, लेकिन हमको पता है ये नेहरू होने नहीं देगा। ये मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बात मुझे बताइए, वो लोग भगवा ध्वज के बारे में वो लोग आज कहते हैं, आपको पता है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर संघ आप के साथ आजादी के अमृत काल में अगर ये बात करेंगे प्रोफेसर रागी, I'm सुनिए। sorry to say, नहीं, नहीं, तो ये आपने- सही मायने इसके नहीं आप- निकाले जाएंगे। नहीं। फिर तो ओवैसी सही कह रहे हैं, नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। फिर तो आपने- कांग्रेस सही कह रही है। नहीं, सुनिए, मैंने आपको उसकी एक इतिहास का पहलू बताया। दूसरा पक्ष यह है, भारत को तोड़ने के हस्ताक्षर संघ परिवार ने नहीं किया था, नेहरू के हस्ताक्षर हैं। इस भारत मां को टुकड़े करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नेहरू का हस्ताक्षर है, समझे? दूसरी एक और बात जोड़ देता हूं, एक और बात जोड़ देना चाहता हूं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे और उससे पहले कर ही नहीं सकते थे, इनको जानकारी नहीं है। एक चीज जो मेरे को बहुत पीड़ा दे रही है वो मैं इन दोनों से पूछना चाहती हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट पे जो आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी सर, मैं आपके बीच में ही बोली थी, गलत बोल रहे हैं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं ना। पार्टी इटालियन कांग्रेस पार्टी है, मैंने इनको नहीं टोका, इनको पूरा हक था बोलने का, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी लागू है और यहाँ पे ना पार्लियामेंट है कि मेरी बात को इंपंच कर दिया जाएगा। लेकिन बात आते हैं, मैं इन दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो आरएसएस 14 अगस्त 1947 को आरएसएस थी, क्या वही आरएसएस आज भी है? वही सावरकर जी को आज भी ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसके बाद मैं आगे की बात रखूंगी, हाँ या ना? सावरकर को आपको पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है, और 1947 ठीक है, फिर भी कंफर्म करना सावरकर उस समय भी देशभक्त थे, सर आज भी हम उनको पूजते हैं, वो देशभक्त हैं। बताती हूँ, आरएसएस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 वाले अंक में लिखा, वे लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुंचे हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। अब ये हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं और सावरकर जी की पूजा करते हैं। मैं जी बोलूंगी क्योंकि उम्र में बड़े हैं, चाहे मैं उनके आइडिया से मानती नहीं हूं। वही सावरकर जी जो कहते हैं, क्योंकि हम हिंदू लोग, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं और बहुत गर्व के साथ ये कहती हूं, और मैं गाय माता की पूजा करती हूं। वही सावरकर जी जिन्होंने कहा कि गौ माता की अगर पूजा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो और आप मनुष्य का अपमान कर रहे हो, और गौ माता और गौ माता सिर्फ एक उपजाऊ जानवर है। ठीक है, कैसा हिंदू धर्म है? ठीक है, क्योंकि ये विषयांतर हो रहा है, हम सावरकर पे भी जा रहे हैं। माता की पूजा नहीं, जी सब, विषयांतर हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक जो है उस पर जी, तिरंगा और ईडी। क्विकली तिरंगे पे मैं बात बताना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ। याद करिए, हमारी मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, कर्नाटक में हुबली में जाके तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की पुलिस ने भेज दिया। याद करिए, इस देश में 10 साल ऐसे रहे हैं, 1988 से 1998, जब श्रीनगर में लाल चौक पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाता था, तब इन लोगों को शर्म नहीं आई। और जब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए, जिस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने कैसे जा रहे हो श्रीनगर पे। और तो और अभी 2011-12 में जब हमारी युवा मोर्चा ने यात्रा निकाली थी, अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी और अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने नहीं जा सकते। आज आके झंडे पे झंडारोहण कर रहे हैं, वही मानसिकता। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे झंडे में पंडित नेहरू रहेंगे। ये कह रहे हैं हमारे तिरंगे झंडे के साथ पंडित नेहरू रहेंगे। 10 सेकंड में इसका जवाब। इनके लिए तो सब कुछ पंडित नेहरू ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर पंडित नेहरू के बिना आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। नहीं, पंडित नेहरू जी की फोटो के साथ तिरंगा लहराने में तकलीफ है? नहीं, मैं तिरंगा क्यों नहीं? जी को तो तिरंगे से ही तकलीफ है। अभी इन्होंने एक बात कही, सावरकर जी के प्रति इनके मन में बहुत आक्रोश था और नेहरू जी के प्रति अगाध निष्ठा। मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूं। सावरकर जी को जब 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, काला पानी सजा हुई 1910, जाके चेक कर लीजिएगा, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। दूसरा, उसके बावजूद सावरकर काला पानी में जाने लायक थे और नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध के साथ दोस्ताना रहते थे और स्वतंत्रता का संग्राम वो लड़ रहे थे जिनकी दोस्ती थी, और स्वतंत्रता का संग्राम वो नहीं लड़ रहे थे जो काला पानी में। एक मुझे बताइए, मैं आप एक कहता हूं कि इस आजादी के अमृत काल में ऐसा लगा, बीते हफ्ते, ये जो हफ्ता जा रहा है, इसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई, कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पता लगा कि कांग्रेस अध्यक्षा की, राहुल जी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन आपके यहां शोर मच गया कि कुछ और ही होने वाला है। ऐसा क्यों? और बीजेपी कह रही है आप डर क्यों रहे हैं इससे? संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला कि न रन हो पाएगा न रण हो पाएगा। अच्छा, पहली बात मैं कह दूं, कांग्रेस हो,
कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, हम किसी से नहीं डरते। डर सामने है। सोनिया जी के घर को एक छावनी में बदल दिया। क्या सोनिया जी और राहुल जी को अपने कार्यकर्ता से डर है? हो सकता है इनको अपने कार्यकर्ता से डर होता हो, क्योंकि जो वादे किए थे, झोला लेके मोदी जी आए थे, आज तक 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं मिली। तो मैं बाकी लोगों का विरोध करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरे परिवार को सिक्योरिटी जानते कौन सी है? Z+ विद ASL, जो आपने उनकी हटा दी थी। नहीं, एसपीजी हटी थी। एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, उसके बाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है Z+ नहीं, Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। यानी आप जहां जाएंगे पहले वहां टीम पहुंच के उसको सैनिटाइज करेगी, जिस रास्ते से गुजरेंगे वो भी रहेगी, जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। मगर इनसे पूछा गया था कि खतरा किससे है, तो ये बता नहीं पाएंगे, ये नाम ही नहीं ले पाएंगे खतरा। हम कहते हैं हमारे नेताओं को खतरा है, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों से भी, नक्सलियों से भी खतरा है। इनसे पूछो किससे खतरा है? भटके हुए नौजवानों से खतरा है या गांधीयंस विद गन वालों से खतरा है? तो ये जवाब ही नहीं ले। ठीक है, ये देश है हमारा में वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी। यूपीए की सरकार कहती है कि 26/11 का हम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच से, देश के युवाओं के बीच से, आजादी के इस अमृत काल में देश का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सुधांशु, एक सवाल इसलिए खड़ा होता है, आजादी का ये अमृत काल है, इस पर चर्चा होनी आज जरूरी है। तिरंगे की पर हम बात कर रहे हैं, तिरंगे पे मेरा ऐसा मानना है सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर तिरंगे को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक होंगी और एक दिखेंगी, ये आजादी के अमृत काल में उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि तिरंगे को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन दूसरा पॉइंट, ईडी की कार्रवाई जब हो रही है तो वो एक तरफा क्यों हो रही है, इस पर सवाल खड़ा होगा। सवाल किया है और ये कहा जाता है कि गलत है इनके हिसाब से। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यंगर जनरेशन यहां बैठी है, इन लोगों को नहीं ध्यान होगा, इन लोगों के जन्म से पहले की बात होगी। ढांचा गिरने के बाद संघ पे प्रतिबंध लगाया था कांग्रेस की सरकार ने, 90 दिन में कोर्ट से खारिज हो गया था। ढेले भर का कोई सबूत नहीं था। अरे बाकी छोड़ो, बजरंग दल तक पे से आपने जो प्रतिबंध लगाया था वो कोर्ट से खारिज हो गया था। अब आपको बताता हूं, हमारे ऊपर आपने जय बार आरोप लगाने का प्रयास किया था। इन्होंने हमारी जिन नेता का नाम बताया था, नाम के साथ बोल रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनसे पूछिए 2006 में केस दर्ज हुआ, 2014 मई तक इनकी सरकार रही, चार्जशीट नहीं फाइल नहीं। सुनिए तो सुनिए, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई बात इनसे पूछिए, चार्जशीट फाइल कर पाए थे? सुनिए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि ढेले भर का सबूत अच्छा है, झूठी महिला जितने भी आपने हिंदू आतंकवाद के केस किए, और अद्भुत भाई देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में हमको बता रहे हैं। अरे ये बताइए, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे का नाम लिया। यूपीए की सरकार कहती है कि 26/11 का हमला किसने कराया? पाकिस्तान ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, और इनके नेता ने कहा आरएसएस ने कराया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है अपनी सरकार का? और सब चुप। अब ये बताइए, इतना ही नहीं, उस हाफिज को हाफिज साहब कहा, व्यक्तिगत बयान है। ओसामा जी, व्यक्तिगत बयान है। इशरत बेटी, व्यक्तिगत बयान है। अफजल गुरु, हालात का मारा, व्यक्तिगत बयान है। याकूब मेनन, जुडिशियल किलिंग, व्यक्तिगत बयान है। और हम लड़ रहे हैं, और उससे बड़ा शहीद हेमंत करकरे क्या अपमान हो सकता है? इनके नेता दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि मुझको हेमंत करकरे ने खुद यह बताया था। अब वो दुर्भाग्य से जीवित नहीं है बताने के लिए, अन्यथा उनके ऊपर प्रॉब्लम हो जाती कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उसे गोपनीय जानकारी कैसे दे रहा है? इससे बड़ा अपमान उनकी शहादत का क्या हो सकता है? उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके ऊपर या आपके नेता के ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई है? जवाब है नहीं। एक सेकंड, आप क्योंकि ये कह देना पूरे विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, ये गलत होगा कहना। क्या आपको लगता है कि जहां कुछ है, जहां धुआं है, जहां आग है, वहीं तो धुआं निकलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अखिलेश जी की सरकार के 2 शानदार काम थे, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दोनों की सीबीआई से जांच कराने के लिए संस्तुति की थी। और राइट संस्था ने इस एक्सप्रेसवे की जांच की, और उसकी रिपोर्ट में पता आपको क्या है? ये गुणवत्ता से बेहतर एक्सप्रेसवे बना है, और लागत से कम में बना, और कम समय में बना है। इसी तरह उसमें भी गोमती रिवर फ्रंट में भी कुछ नहीं निकला। नहीं, फिर आप करते क्या? जब रिपोर्ट आ गई, कोई धांधली मिली नहीं, कोई धांधली मिली नहीं, इसका मतलब जबरदस्ती नहीं, धांधली होगी तभी होगा ना। हाँ, जब आपको धांधली नहीं मिली तो आप शांत हो गए। तो लेकिन दूसरी बात यह जो आपने अभी कहा, अगर 6 दिसंबर की घटना पर, अयोध्या की घटना पर आप इतने गौरवान्वित हैं, तो आपके मैंने कहा प्रतिबंध लगाया, आपके मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में गीता की सौगंध खा के क्यों कह रहे थे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती,
और सारे नेता कोर्ट में कह रहे थे कि हम तो रोक रहे थे लोगों को, हमारे कहने से रुके नहीं लोग। या तो आप एक पक्ष में रहिए, हाँ बिल्कुल, या तो कहिए कि हमने उन्होंने रोका रोकने का किया। प्रयास आप कह रहे या तो आप मैं गौरव करते हैं। जी बहुत सुधांशु, अच्छा याद दिला दिया। 6 दिसंबर 92 के बाद जानते हैं क्या हुआ था? दो नेताओं, इनके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 93 में कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। बताइए आज आप उनके स्टैंड पे कायम हैं? अब तो इस आपके वर्तमान अध्यक्ष उनके समाजवादी बेटे और पार्टी इनके का- नरसिम्हा समाजवादी राव पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है। एक मिनट पूरी अब बात आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लें। आज है कायम एक ही वाक्य में बोल देता एक हूं। बात कायम है शुरू आज। के दिन से स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम नहीं, उसके साथ हैं। हाँ, शुरू ये के तो दिन नहीं, से- मुलायम सिंह ने बोला था। शुरू के दिन से- बाबरी मस्जिद शुरू के दोबारा दिन से। तामील। अब सुनिए, और हम मजे की सुप्रीम बात कोर्ट के सुनिए, फैसले के साथ हैं। एक मिनट पूरी बात कर लूं। और श्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। और मजे की बात जानते हैं क्या है? अरे भाई दोनों तामील कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से दोनों काफिर हैं और काफिरों को तो मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। पर खाम में बेगानी शादी में अब्दुल्ला अरे सर वो तो इस देश के अंदर जो रोजा नहीं रखता था वो इफ्तारी देता था। मंदिर के इस देश की सियासत का तो वो हाल था इस देश के अंदर, क्योंकि अमृत काल में बात हो रही है। इस देश में ऐसा हाल था जो रोजा नहीं रखता था वो इफ्तारी देता था और इफ्तारी करता भी था। मतलब मैं व्रत नहीं रख रहा, मैं उपवास नहीं रख रहा, लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। मैं व्रत नहीं रख रहा लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। ये एज सिंपल एज दैट की बात थी। आने वाला रोजेदार होता था ना आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। अमीश जी आप आधा सच बोल के बहुत ठीक है, खतरनाक बात कह देते मैं हैं। कुछ अमीश पॉइंट्स जी, एक सेकंड एक बाइट चलाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमें एक साक्षात्कार दिया जिसमें हमने ईडी को लेकर उनसे एक बड़ा सवाल किया। उनका जवाब क्या था, आइए सुनते हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। यहाँ पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहाँ आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे। कल भी बिजी हैं, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ किसका करनी घर? चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर पे। वो सोनिया जी का घर नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। राधिका जी आप कह रही हैं कि ईडी जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। स्मृति ईरानी से हमने सवाल पूछा और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम मोदी जी से डरते नहीं है। बीजेपी कह रही है हम तो डराने का प्रयास भी नहीं कर रहे। स्मृति ईरानी ने बोला मेरे ही साक्षात्कार में, उन्होंने बोला कि ईडी ने तो जब सोनिया जी ने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब बोला हम नहीं आपको बुलाते। फिर बोला मुझे लंच ब्रेक चाहिए तो लंच ब्रेक भी दे दिया। क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन इसका लाभ भी आपको नहीं मिल रहा? स्मृति ईरानी जी को किसने बताया कि सोनिया गांधी जी ने लंच के लिए समय मांगा नहीं मांगा? अभी ये बात कर रहे थे कि ये बहुत ही सोचने की बात है कि कैसे दिग्विजय सिंह जी को कुछ पता चला है, किसने कैसे बोला। स्मृति जी को कौन बता रहा है कि ईडी के अंदर क्या हो रहा है? क्या क्योंकि लंच करने घर नहीं थी ना। लंच करने के लिए क्या घर तो पता सब ईडी पूरे ने खुद देश ही ने बोला देखा। हो? ये तो कह रही है सोनिया जी ने समय मांगा। किसने कहा सोनिया जी ने समय मांगा? ईडी क्या खास तौर पे स्मृति जी को जाके एक एक खबर दे रही है? क्या दे रही है? क्या उनके पास वो हक है कि एक महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते जब जब इस देश में क्राइम होता है, जब जब उत्तर प्रदेश की सांसद है वहां की बेटी के साथ रेप होता है तो ये चुप्पी साध देती है, लेकिन अब ईडी जाके इनके कान में बता लेकिन दीजिए कांग्रेस कि सोनिया जी ने वक्त मांगा था खाना खाने के लिए, हमने दे दिया। ये कहेगा तो मजाक मीडिया हो में रहा आया है? था। बड़ी ऐसा नहीं कि पछतानी उनको चीज बताया है। गया, मीडिया में मीडिया आया को था। किसने बताया? आपकी सरकार अच्छा, में आप चूक बताओ। है, आपका पिंजरे का तोता लेकिन अब तो जाके ये भी मीडिया याद को है मीडिया के बताया है। अंदर मीडिया को मैडम किसने क्योंकि बताया? मीडिया की बात हुई, क्या मुझे आना मीडिया को पड़ेगा बताया जा सकता मुझे आना पड़ेगा मीडिया में। अब तो एक और बात आ गई है सूत्रों के वाले से, ईडी के सूत्रों के वाले से। वो ये सूत्र कौन है पहले ये बताइए? मैडम जो सीडब्ल्यूसी की जानकारी भी दे देते हैं वो भी सूत्री होते हैं। वो तो राहुल गांधी ने खुद वो बोला था सूत्र तो ये आप सीडब्ल्यूसी भाजपा की में बातें चले गए। बाहर कैसे चली जाती है सूत्रों के पास, वो जो सूत्र सीडब्ल्यूसी भाजपा में होता था। वो सूत्र भाजपा में चले गए और मैं बिल्कुल तौर से कहती हूँ वो 2 सूत्र उत्तर प्रदेश के नेता थे जो अब इनके पास चले गए, तो इसलिए इनको कोई खबर आप भी कह रही है नहीं कि मिल आपकी एक्सेप्ट कर रही है सीडब्ल्यूसी को कि इनका बीजेपी सूत्र मॉनिटर कर रही थे। थी, आपकी सीडब्ल्यूसी को बीजेपी मॉनिटर कर रही मैं थी। तो कह रही हूँ कमाल हो गया ये कि तो। वो पार्टी के इसी को खिलाफ कहते काम हैं कर रहे सूत्र थे। कपात जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, यानी पूरी अरे बात थी। आप सूत्र ही था, एक फिर तो भी मुझे ना। समझ नहीं आता, आप ईडी तो चला ही रहे थे, आप सीबीआई भी चला रहे थे, आप देश भी चला रहे हैं, आप सबको देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट भी मिनट, दे रहे हैं, एक मिनट। रुकिए, अब आप सीडब्ल्यूसी को भी चला रहे हैं भैया। एक मिनट मैं बताता हूं। लेकिन ना अमीश जी ये तिरंगे को लेकर आरएसएस की एक चीजों को सेकंड, लेकर एक सेकंड, कोई इस पर चर्चा बात नहीं होनी हुई। चाहिए। दोनों में से किसी से अब तो सवाल नहीं सूत्र पूछा कह हुआ। रहे हैं आरएसएस ईडी में ऐसा क्यों कहती है कि कि बड़े हमारा तथ्य तिरंगा मिले इस देश नेशनल के लिए हेरिटेज अशुभ से। है?
इस बात पे भी वो सवाल पूछेगा कि आरएसएस आप पूछिए ना, आप हैं। कि देश का झंडा जी, अशुभ है सवाल- या आज हाथ भी खड़ा मोदी जी करिए। और आरएसएस मैं अगले वाले 2 ये सवाल लेने मानते वाला हैं हूं, कि हाथ खड़ा करिए। जी जी जी, देखिए एजेंसी, अच्छा पहले ये बोल रहे हैं, आप बोलिए। प्रोफेसर आगे। देखिए, इस देश का विपक्ष भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। खड़ा तो मैंने करे खड़े दोनों ने। करे प्रश्न सिर्फ और जवाब सिर्फ दीजिए उनका। इटालियन नेशनल कांग्रेस से प्रेरित समाज और समुदाय और पार्टी कर सकती है। अब मैं उन्हीं से सवाल पूछ दूं कि ऐसी कौन सी अखाड़े की पहलवानी थी भाई जहां पर 4000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो जाती है? अखिलेश यादव के पास कहां से इतना से अकूत पैसा आ गया है भाई? कौन सा इतना, ये आरएसएस के मुख्यालय से लेकर आए कौन सा तो अखिलेश यादव नाम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस चलता है जिनमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है, महल आकर के खड़े हो जाते हैं? अब अमीर जी, ऐसे जगहों वो पर कौन यदि सा ऐसा अखाड़ा है जहां पे 16,000 गुना मुनाफा अमित शाह साहब के सुपुत्र कमाते हैं और उसके बाद उनको बीसीसीआई की कमान दी जाती है, अरे लेकिन कोई ईडी सीबीआई पूछती नहीं। देखिए, मैंने 4 बीच में साल बोला नहीं तो मेरा समय 122 करोड़ तो आपने अरे कैसे राधिका कमाए? जी, मैंने 16,000 बोला करोड़ था, कमाने का आप तरीका इस देश के युवा को बता दीजिए, उनका भी भविष्य सवाल सवाल सुनहरा हो सवाल जाएगा। देश के युवा के पास ही चलता हूं, सवाल अच्छा, नहीं एक लाइन। मेरा सवाल सभी पार्टियों के लिए है। मेरा सवाल ये, तिरंगा सारी पार्टियों का है, फिर क्यों उसे राजनीतिक दल के यात्रा पे यूज किया जाता है, कि ये कहा जाता है कि वो लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, नहीं, इसका इतना मैं नहीं, जवाब इसमें देना सवाल आप ही में है जी। हाँ बिल्कुल, यार ईडी के लिए है। ना, 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 बिल्कुल, सुनिए, मैं सुनिए, जवाब एक देता सेकंड हूं। बताइए, देखिए, एक बात बताइए, मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, आपने क्या, कांग्रेस कह रही है कि तिरंगा यात्रा को आपने अपनी यात्रा बना लिया है, क्या आपको लगता है कि आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, अब मैं बताता हूं, याद करिए, ये सीए के प्रदर्शनकारी भी तो तिरंगा लेके चल रहे थे, चला रहे थे कि नहीं? पर काहे नहीं जनता ने माना कि वो राष्ट्रवादी है? अब मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रवाद के प्रतीक जो होते हैं, यदि उन पर राजनीति शुरू हो जाए तो आप उन पर से अपना अधिकार खो देते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये बताइए, वंदे मातरम आज ब्रांडेड मान लिया गया है ना संघ परिवार भाजपा के साथ, दूसरी पार्टियों को नहीं लगता, जबकि हकीकत क्या है? वंदे मातरम सबसे पहले कहां गया था? कांग्रेस के 1895 के कलकत्ता के अधिवेशन में, और उसकी सदारत यानी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और 15 अगस्त 1947 की रात, जब तक जनगण मन इस देश का राष्ट्रगान नहीं बना था, 14-15 अगस्त की रात, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की वो फेमस स्पीच नेहरू जी की संविधान सभा की बैठक कैसे शुरू हुई थी? वंदे मातरम गाकर शुरू हुई थी। और आज भी संसद के सारे अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते हैं, मगर इन्होंने वंदे मातरम को राजनीतिक कह के कैसा कर दिया कि आज माहौल ये बन गया जैसे वो भाजपा का है, वो देश का है मगर वो भाजपा का। लेकिन मेरा सवाल अब बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है जो यहां पर है। मैं जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या तिरंगे की तस्वीर सीधे तौर पर नहीं लगाई जा सकती थी बिना पंडित नेहरू के? मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्या इनके जो विचारधारा के मुखिया हैं वो अभी तक क्यों मुखिया साहब ने अपनी इन्होंने तस्वीर क्या क्यों लगाई नहीं किसी के साथ? मैं पूछ इन्होंने रही हूँ। तिरंगे की तस्वीर लगाई, तो इसका आप मतलब ये कह तिरंगे रहे हैं की कि तस्वीर हमारा लगाइए। आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी कभी भी तिरंगा RSS के महत्वपूर्ण प्रचारक है, नहीं रहे। तिरंगा क्या मोदी जी महत्वपूर्ण कभी है, RSS पंडित के नेहरू प्रचारक महत्वपूर्ण नहीं है। रहे? क्या मोदी ये जी क्या कभी कर रहा हूं RSS कांग्रेस के पार्टी प्रचारक को? नहीं रहे? अरे! क्या मोदी जी कभी आरएसएस के प्रचारक थे या नहीं थे? थे, इसमें क्या तो शक है? क्यों मोहन भागवत जी आज झंडे की ठीक है, तस्वीर ओके। हमारे देश के तिरंगे की एक तस्वीर सेकंड नहीं मैं आपको बता रहा हूं, देन राजकुमार भाटी। अमीश जी, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपना त्याग और बलिदान किया। बिल्कुल दिया। उसमें नहीं, मैं आपको जानकारी नहीं है इतिहास का, सॉरी, इसलिए मैं चलिए, सॉरी। अपने इतिहास के बारे में बताइए। सुन लीजिए, बताइए आप क्विट लोगों इंडिया, को प्लीज तिरंगा प्लीज क्यों सुन नहीं लीजिए, प्लीज पढ़ के बताया देखिए, था आपके सुनिए, मुखपात्र का। जो बताइए, क्विट इंडिया उस इतिहास मूवमेंट, पे। संस्थापक कौन था? जरा कांग्रेस सुनिए, संस्थापक का नाम अरे मैं तो इन्हीं से पूछ रहा समझ में आ जाएगी। हूँ, जिस क्विट बताइए इंडिया कौन था कांग्रेस की स्थापना करने वाला अंग्रेज अफसर? क्विट इंडिया मूवमेंट को आप लेकर के RSS बात भी कीजिए। और भाजपा के भी अरे बड़ा चुप है भाई। अगर मैं आरएसएस के ऊपर सवाल पूछती हूँ और आप कहते हैं अच्छा, RSS की कांग्रेस कोई के जरूरत पहले नहीं है। 5 अध्यक्षों के नाम बताइए ना, बताइए। आप बताइए आपने झंडा क्यों नहीं लहराया? क्यों मैं RSS के सीधा, झंडा अब नहीं मैं सारे जवाब राजकुमार भाटी, दूंगी। क्योंकि अगर तिरंगे आप के ये ऊपर बताओगे, नेहरू ने तब बताऊंगी। अंग्रेजों के झंडे के ये नीचे शपथ नहीं क्यों दी? बताएंगे, पहले बोलिए। मोहन भागवत अरे क्यों भाई, झंडा अंग्रेजों नहीं के लहराते? झंडे के नीचे ये शपथ नहीं दी। बताएंगे क्यों कुछ नहीं सावरकर होता। कहते हैं कि कुछ सवाल एक आएगा। नहीं है। ठीक ये है, नहीं बताएंगे क्यों राजकुमार भाटी, RSS एक कहता है कि हमारा देश का मैडम तिरंगा अशुभ है। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है अशुभ ये आप सवाल लोगों मैं की होना मेरी सोच है। एक सेकंड, ये जिम्मेदारी से सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तिरंगे को लेकर पॉलिटिक्स अवॉइड हो सकती थी
इसमें भाजपा का तिरंगा, सपा का तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा, तिरंगा तो एक ही है। तिरंगे का सबको हृदय से सम्मान करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए और सबको लगाना चाहिए जो आदेश है और जो अपने मन से लगाना चाहिए। लेकिन जो गुड़िया ने एक सवाल पूछा कि तिरंगे को लेकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तिरंगे का इस्तेमाल क्यों करते हो, इनकी पार्टी तो अभी तो ये बता रहे थे सुधांशु जी, कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ, उन रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा लेकर सड़क पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा लेकर रेपिस्टों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे और वहां पे झारखंड में एक वो हुई मॉब लिंचिंग हुई, वहां तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो तिरंगे का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है और नहीं होना चाहिए। जी जी, एक मिनट राजनीतिक जवाब देता हूं। देखिए, खाली तिरंगा हो उसमें राजनीति है या तिरंगे के साथ कोई नेता हो उसमें राजनीति? ये इसमें और वो नेता सुनिए, एक एक करके मैं तीन लोगों, खाली तिरंगा या उसके साथ कोई नेता होना चाहिए? नहीं, कोई अपना हाथ खड़ा कर, खाली तिरंगा। अच्छा, और सुनिए, नेशनैलिटी है उसमें, खाली तिरंगा होना चाहिए। अगर आपके तिरंगे पे एक नेता की भी फोटो चलेगा? नहीं सर, हम बचपन से इसको जानते हैं, किसी नेता को नहीं। खड़े होके बोले। नेता हर साल चेंज होगा, 5 साल में चेंज होगा, तिरंगा हमारा चेंज नहीं होगा। ये नेशनैलिटी हमारी। मेरी राय के अंदर आजादी के इस अमृत काल में हमें विक्रम साराभाई को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में हमें अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए। नहीं, आजादी के इस अमृत काल में डॉक्टर कलाम, मैंने बोला डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर हमें नाम्बी नारायण जैसे रॉकेट साइंटिस्ट को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर हमें विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर नहीं, हमें इन सबको याद करना चाहिए। लेकिन आजादी के इस अमृत काल में तिरंगे के ऊपर भी आप नेता की फोटो देखना चाहते हैं, क्यों? मैं जवाब दूं। अमीश जी, आप हिंदू हैं? सवाल है। मैं भारतीय हूं पहले हूं, फिर मैं हिंदू। अब आप हिंदू हैं? ठीक है, मैं फिर बोलूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये भी हिंदू हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, वो भी हैं। मैं जनता से नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ हिंदुत्ववादी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए जनता से नहीं पूछूंगी कि हाथ ऊपर करें क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारा धर्म हमारा निजी मामला है। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि एक मिनट चुप रहिए रागी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। बहुत बार आपने बोली है भाई, अगर ये बार बार बहुत बार बोली है, आपने खुद ही शुरू कर दिया ये। सुनिए, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया जा सकेगा। ये किसके शब्द थे? ये तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जैसे कहते हैं और आरएसएस के बारे में इनको सब पता है। जब आरएसएस की ये सोच है, क्या ये भी मानते हैं यही बात? क्योंकि ये आरएसएस के ही वंशज है। 10 सेकंड दिए, आखिरी 2 मिनट। 10 सेकंड। अरे वो तो उन पार्टी के साथ थे, सत्ता के आप साथ जुड़े हुए रहते हैं। कि नहीं मानते? आज भी झंडे नहीं फहराते हैं अपने। अच्छा, चलिए बड़ी देखिए अब मेरा निवेदन है और जो देश के युवा हैं वो भी इस बात को साथ देंगे। मेरी आपका साथ चाहिए भैया, मुझे मिलेगा जी। देखिए, अब बड़ी नेगेटिव बातें हो गई। ये हो गया कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आजादी का ये अमृत काल है, इतना सियासी विष हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, आजादी के इस अमृत काल में, आजादी के इस अमृत काल में आपको एक दूसरे की तारीफ करनी है 30-30 सेकंड। एक दूसरे की तारीफ करनी है 30-30 सेकंड। अगर आप करने को तैयार है तो आपको एक दूसरे की पार्टी की तारीफ करनी है भैया। तो अगर आप तैयार है तो मैं इसको शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि आजादी के इस अमृत काल में यह अमृत निकल के आना चाहिए। शुरुआत में करता हूं, राजकुमार भाटी ने खुद हाथ खड़ा करा, जोरदार तालियां इनके लिए। पहली बात तो मैं ये एक वाक्य बोल के केवल के ये इस भारत की मिट्टी की ताकत है कि हम में कितने ही मतभेद, सही वैचारिक मतभेद हो, हम आपस में बहस भी कर रहे हैं, लेकिन जब देश पे आ बनती है तो हम सब एक हो जाते हैं और एक होकर लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपने कहा प्रशंसा करनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। माननीय मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो 50 साल तक तिरंगे को नहीं मानते थे, लेकिन आज उन्होंने तिरंगा स्वीकार कर लिया, इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, आपको कांग्रेस की तारीफ करनी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, हमने 75 साल में एक लंबी यात्रा तय की है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अटल जी की वह कविता कह के मैं बात समाप्त करता हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राधिका खेड़ा, मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगी क्योंकि किस तरीके उन्होंने बोला, उन्होंने भी आहुति दी है देश के भागीदारी के अंदर। मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगी किस तरीके से जो इनके लीडर अटल जी की कविता सुनाई, तो अटल जी के नाम ना ले कैसे रह जाएगा। अटल जी ने जिस चीज का विरोध किया उसी चीज को मोदी जी ने अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया और करोड़ों युवाओं तक और बच्चों तक पहुंचते हैं अपनी बात। और मैं
ये आज आपके माध्यम से और आज अमृतकाल महोत्सव जब मनाया जा रहा है, मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप जिस तरीके से सभी बच्चों से, सभी युवाओं से अपनी मन की बात करते हैं और इस अच्छे तरीके से आईटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से देश के आगे आके बोले कि हम सब साथ मिलकर रहें। मन की बात करते हो, अच्छी बात है, अच्छी पॉजिटिव बात। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, हम सब साथ मिलकर रहें। हमें इस अमृत मुश्किल हो रहा है बोलना थोड़ा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है। ये अमृत काल हम आज़ादी का मना रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि सारी पार्टियां अपने अपने नेता के प्रति निष्ठा न होकर के, अपने एक परिवार के प्रति निष्ठावान न होकर के, इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठावान हो, माँ भारती के प्रति निष्ठावान हो, तो इस भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब आप एक परिवार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे और परिवार के लिए साथ में, मैंने तारीफ ही किया है, ये तारीफी प्रशंसा ही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और हमारे समाजवादी मित्र हैं, एक परिवार के प्रति निष्ठा न व्यक्त करके इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करें, झंडे के प्रति और हमारे लोकतंत्र के प्रति करें जी, तो शायद जी आपकी तारीफ थोड़ी डिफरेंट थी, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये जरूर देखा है कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ आह्वान करते हैं तो पब्लिक उसको सुनती जरूर है, उसको सुनती जरूर है। शायद आजादी के अमृत काल में यह सोचने की भी जरूरत है बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो विश्वास देश की जनता में किस लिए और क्यों आता है, इस पे जरूर मंथन करें, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे नहीं आता कि आप बोल देते हैं और हो जाता है। वो इसलिए आता है कि अगर आपका नेता पे विश्वास होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।